अब तक आप सभी लोगों ने पढ़ाई किया है कि यदि कोई गतिमान वस्तु, भैया जी ध्यान दें, यदि कोई गतिमान वस्तु किसी समतल में इस प्रकार से गति करे कि उसकी एक निश्चित स्थान से दूरी सदैव बराबर बनी रहे। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई गतिमान वस्तु किसी समतल में इस प्रकार से गति करे कि उसकी एक निश्चित स्थान से दूरी सदैव बराबर बनी रहे, तो इस प्रकार की बनी हुई आकृति को हम सभी लोग वृत्त कहते हैं। और उस निश्चित बिंदु को, ये जो बिंदु निश्चित है ना, इस बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? और वृत्त के परिमाप को हम लोग वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में, इनमें क्या संबंध होता है? बराबर का संबंध होता है। इसके बाद आपने पढ़ाई किया होगा तो आपको बताया गया होगा कि वृत्त के परिधि पर स्थित, ये वृत्त है और ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि। तो वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा वृत्त की क्या कहलाती है? जीवा। ये जीवा होती है। जीवा किसे कहते हैं? वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। और वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है ना, उसे क्या कहा जाता है भैया जी? व्यास किसे कहते हैं? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। और किसी भी वृत्त का जो व्यास होता है वह वृत्त की त्रिज्या के 2 गुने के बराबर होता है। और व्यास उस वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? अर्धवृत्त। क्या कहते हैं? और वृत्त के परिधि के एक छोटे से भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। चाप 2 प्रकार के होते हैं। छोटे चाप को लघु चाप और बड़े चाप को दीर्घ चाप कहते हैं। छोटे चाप को, ये चाप का आकार होता है, मान लीजिए ये पूरा सर्किल है ना, ये पूरा सर्किल है, तो ये इसको 2 भागों में बांट दिया जाए तो ये जो छोटा वाला पार्ट होता है, ये वाला, ये लघु चाप कहलाएगा। और इसके बाद जो शेष भाग बचता है वो क्या कहलाता है? तो चाप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद आपको पढ़ाया गया होगा कि यदि किसी एक वृत्त या सर्वांगसम वृत्तों की बहुत सी विशेषताएं होती हैं और उन विशेषताओं को आपने परिमेय के माध्यम से पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? कि यदि एक वृत्त अथवा सर्वांगसम वृत्तों के 2 चाप सर्वांगसम हो, ये 2 सर्वांगसम वृत्त हैं। यदि 2 चाप कैसे हो? सर्वांगसम हो, मतलब आपस में। यदि हम ये मान लें कि चाप AXB और चाप PYQ दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये कब लागू होगा? जब दोनों वृत्त कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। और सर्वांगसम वृत्त किसे कहते हैं? यदि 2 या 2 से अधिक वृत्त इस प्रकार बने हों कि उनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर हों, तो ऐसे वृत्त को हम सभी लोग। और सर्वांगसम वृत्तों से संबंधित बहुत से प्रमेय हैं। एक एक प्रमेय को पढ़ने के लिए आप सभी लोगों को एक एक दिन का समय देना पड़ेगा। अब आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि एक वृत्त अथवा सर्वांगसम वृत्तों के यदि 2 चाप सर्वांगसम हो, मतलब आपस में, तो इनके द्वारा जो जीवा बनती है ना, वो आपस में। और इसका उल्टा यदि बोला जाए, विलोम कहा जाए, तो जीवा के बराबर हो तो चाप चाप के बराबर होगा। चाप चाप के बराबर हो तो जीवा जीवा के बराबर होती है। और यदि जीवा जीवा के बराबर हो तो। इसके बाद आपने ये भी पढ़ा है, कोई एक वृत्त हो, वृत्त का अपना कोई एक केंद्र हो, किसी वृत्त के केंद्र से यदि जीवा पर लंब डाला जाए, किसी वृत्त के केंद्र से
यदि जीवा पर लंब डाला जाए तो वह जीवा दो बराबर भागों में बंट जाती है। मान लीजिए ये जो OM नाम की रेखा है ना, ये जीवा AB पर लंब है, तो जब भी लंब डाला जाता है ना तो ये जो जीवा होती है ये दो बराबर हिस्सों में बंट जाती है। इसको आपने पढ़ाई किया है परिमेय के माध्यम से। किसी वृत्त के केंद्र, किसी वृत्त के, मान लीजिए वृत्त का क्या है, केंद्र है, और ये वृत्त की क्या है, जीवा है। तो किसी भी वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। किसी वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, वो जीवा पर लंब होती है। एक वृत्त अथवा सर्वांगसम वृत्तों की समान जीवाएं, मान लीजिए ये दोनों वृत्त कैसे हैं, सर्वांगसम हैं, और दोनों वृत्तों की ये जो जीवाएं हैं, इस जीवा का नाम जैसा कि चित्र में देख रहे हो PQ है, और इस जीवा का क्या नाम है। तो यदि इन जीवाओं में समानता का संबंध है, अर्थात ये दोनों जीवाएं एक दूसरे के, तो इनकी जो केंद्र से दूरी होती है ना भैया जी, ये भी बराबर होती है। केंद्र से दूरी बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती हैं, और यदि जीवाएं बराबर हो तो इनकी केंद्र से दूरी भी बराबर होती है। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण परिमेय आपने पढ़ा है कि किसी भी वृत्त के एक चाप द्वारा, किसी वृत्त के एक चाप द्वारा, जैसे मान लीजिए यह क्या है, एक वृत्त है, और वृत्त का यह क्या है, केंद्र है, और ये AXB जो कि वृत्त का एक चाप है। तो किसी वृत्त के एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर का बना कोण, ये जो कोण बना है ना, यदि इसका नाम दिया जाए तो आप क्या बोलोगे, AOB, जो कि चाप AXB के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण है। और इसी चाप के द्वारा यदि कोई कोण परिध पर बन जाए ना, तो इनमें एक संबंध होता है। केंद्र पर का जो बना हुआ कोण होता है वह परिध पर बने कोण के 2 गुने के बराबर होता है। भविष्य में मान लीजिए इस टाइप का सवाल आपके सामने आए, इन दोनों कोणों में से किसी एक कोण का मान दिया हो तो दूसरे कोण का मान बहुत ही आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि ये कोण 50 अंश का है, तो इस कोण का मान बताया जा सकता है, क्योंकि आपने परिमेय के माध्यम से इस बात को पढ़ा है, सीखा है, समझा है कि केंद्र पर का जो बना हुआ कोण होता है ना, वह परिध पर बने कोण के 2 गुने के। तो हम फार्मूला लागू कर दें या कारण यहां स्पष्ट कर दें, चूंकि चाप AXB के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण AOB और परिध पर बना कोण ACB है, इसलिए कोण AOB बराबर 2 कोण ACB, और ACB का मान दिया है चित्र में कितना, तो 2 गुणे 50, तुरंत रिजल्ट आ गया 100 अंश। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इन दोनों कोणों में से किसी भी एक कोण का मान दिया हो ना, तो दूसरे कोण का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, बशर्ते फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा आपने पढ़ा कि एक ही वृत्तखंड में, एक ही वृत्तखंड में, वृत्तखंड किसे कहते हैं, मान लीजिए वृत्त की क्या है, जीवा है, तो जीवा और चाप के बीच का जो भाग होता है उसी को वृत्तखंड कहा जाता है। ये जीवा है और ये क्या है, इस लाइन को आप क्या बोलते हो, चाप, और ये रेखा जो दिख रही है, तो जीवा और चाप के बीच के भाग को ही तो वृत्तखंड कहते हैं। वृत्त आप जानते हो, खंड माने होता है टुकड़ा, तो वृत्त के खंड को ही तो वृत्तखंड कहा जाएगा। तो किसी वृत्त के एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोण, जैसे इसका नाम दिया जाए ACB, नाम दिया, एक कोण और बना है, इसका नाम दे दें AADB। जैसा कि आप जानते हैं कोण का पूरा नाम 3 अक्षर से हमेशा
लिया जाता है। शार्ट नाम बोलें तो ये कोण सी कहलाएगा, ये कोण डी कहलाएगा। लेकिन यदि हम इसका पूरा नाम लें तो इस कोण का पूरा नाम क्या होगा, ए सी बी, या इसके बदले आप कह दें बी सी ए। यानी कोण का नाम जब भी आप लें, जिस जगह पर कोण बना हुआ हो ना, तो वो अक्षर हमेशा बीच में आना चाहिए। शुरुआत आप कहें ए सी बी तब भी सही है, या इसके बदले आप कहें बी सी ए तब भी सही है। यानी मुख्य बात क्या होती है कोण का नाम लेने में, जिस जगह पर, जिस स्थान पर कोण बन रहा होता है वह अक्षर सदैव बीच में आना चाहिए। यह है कोण के कहने का तरीका, बतलाने का तरीका। तो दो कोण बने हुए हैं और संजोग देखिए कि दोनों एक ही वृत्तखंड में बने हैं। किस वृत्तखंड में बने हैं, दीर्घ वृत्तखंड में। इनके मान आपस में कैसे होते हैं, इसका मान दिया हो तो ये बताया जा सकता है, इसका मान दिया हो तो ये बताया। इस समय तो केवल दो कोण बने हुए दिख रहे हैं, चाहे जितने कोण इसमें बना दिए जाए ना भैया जी, सब एक दूजे के कैसे होंगे, बराबर। चाहे जितने कोण बनाते आप चले जाएं, ये इनमें बराबर का संबंध पाया जाता है। आपने इसको भी परिमेय के माध्यम से पढ़ा है। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा कि यदि कोई कोण अर्धवृत्त में बना हो, कहाँ बना हो, अच्छा, अर्धवृत्त किसे कहते हैं, कैसे प्रदर्शित किया जाए। अर्धवृत्त की क्या पहचान होती है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं, और व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है। प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहा जाता है। और संजोग से यदि अर्धवृत्त में कोई कोण बन जाए ना तो समकोण होता है। जैसे यहाँ देखिए ACB नामक ये जो कोण बना है ये समकोण है, अर्थात 90 अंश के बराबर होता है। यदि कोई कोण लघु वृत्तखंड में बना है, कहाँ पर, लघु वृत्तखंड में, तो लघु वृत्तखंड में बना कोण अधिक कोण होता है, अधिक कोण होता है। और दीर्घ वृत्तखंड में ये जो कोण बना है ना, ABCD नाम दे दिया जाए, तो ADC जो कोण बना है ये दीर्घ वृत्तखंड में बना है। तो दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण न्यून कोण होता है। और ये जो कोण बना है जिसका नाम ABC है, ये लघु वृत्तखंड में बना है। तो लघु वृत्तखंड में बना हुआ कोण कैसा होता है, अधिक कोण होता है। इसके अलावा एक और रोचक जानकारी आपको मिली होगी कि यदि कोई चतुर्भुज के चारों शीर्ष, यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर बने हों। एक चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, आपने पिछले अध्याय में त्रिभुज के बारे में पढ़ाई किया है ना, कि एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। तो किसी भी आकृति में जितनी भुजाएं होती हैं उसमें उतने शीर्ष भी होते हैं। तो यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर बने हों तो ऐसे चतुर्भुज को हम सभी लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। इसको आपने परिमेय के माध्यम से पढ़ा है। तो देखिए ABCD किस प्रकार का चतुर्भुज है, क्यों चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसके चारों शीर्ष वृत्त के। एक और चित्र मैं आपके सामने बना देता हूं, देखिए डुप्लीकेट बन रहा है, ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके 3 शीर्ष तो वृत्त के परिधि पर हैं, लेकिन एक शीर्ष वृत्त के अंदर है, इस नाते यह चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। एक और चित्र बनाकर आप देख लें, यह भी एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका एक शीर्ष वृत्त के बाहर की एरिया में है। तो शर्त क्या होनी चाहिए चक्रीय चतुर्भुज की, कि उसके जो चारों शीर्ष होने हैं वो कहाँ होने चाहिए। यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज की कोई एक भुजा बढ़ाई जाए, ध्यान दें, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज की कोई एक भुजा बढ़ाई जाए, जैसे आप देख रहे हो यह एक वृत्त है और वृत्त के अंदर बना हुआ यह एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका नाम ABCD है, जिसकी भुजा BC को बिंदु E तक बढ़ाकर बहिष्कोण
DCE बनाया गया है। तो यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज की कोई एक भुजा बढ़ाई जाए तो उस चतुर्भुज के बाहर के बने हुए कोण को चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण कहते हैं, और किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण का मान उस चतुर्भुज के सुदूर स्थित अंतःकोण के मान के इन दोनों कोणों में क्या संबंध होता है, बराबर का। ये कोण दिया हो तो ये बताया जा सकता है, या इस कोण का मान दिया हो तो। अब पूरे वृत्त के अध्याय में आपको बहुत से प्रश्न ऐसे आएंगे जिसकी पढ़ाई आपको करनी होगी। किसी वृत्त के अंदर आपको त्रिभुज बना हुआ दिखेगा तो कभी चतुर्भुज नजर आएगा। तो आप सभी लोगों को त्रिभुज और चतुर्भुज के सभी गुण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यदि हम एक त्रिभुज की बात करें और आपसे प्रश्न करें कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो सभी लोगों को जानकारी है कि भैया 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज कुल 6 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा है। 3 कोणों के आधार पर और 3 भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तीनों प्रकार के त्रिभुजों की अपनी अलग अलग परिभाषाएं भी होती हैं, अलग अलग पहचान भी होती हैं। आपने भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और वह त्रिभुज जिसकी केवल और केवल 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उसे हम, और वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होती है तो उसको हम लोग त्रिभुज चाहे जिस प्रकार का हो। एक त्रिभुज के अंदर 3 कोण बनता है और तीनों अंतःकोणों का योगफल। किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हों तो उसके 2 कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों तो उसके तीनों कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हों तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। 2 कोण बराबर हों तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यदि किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा बढ़ाई जाए तो उस त्रिभुज के बाहर के बने हुए कोण को त्रिभुज का बहिष्कोण कहते हैं, और किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान उस त्रिभुज के सुदूर स्थित 2 अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा है। इसके अलावा यदि हम चतुर्भुज की बात करें तो 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। वर्ग भी एक चतुर्भुज होता है, आयत भी एक चतुर्भुज ही होता है। वर्ग किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, सारी बातों की जानकारी आपको दी जा चुकी है। कि जो आयत होता है, आयत की क्या पहचान होती है? आयत के आमने सामने की भुजाएं। यदि मैं आयत का चित्र बनाऊं तो आयत को कैसे पहचाना जाता है कि ये आयताकार है? आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण का मान 90 अंश के, तो इसको हम आयत बोलते हैं। वर्ग की यदि हम बात करें तो वर्ग की 4 की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण का मान, तो इस प्रकार की आकृति को हम लोग वर्ग कहते हैं। कैसे पहचानेंगे कि वर्ग है? कैसे पहचान करेंगे कि ये आयत है? या देखेंगे, चेक करेंगे। यदि आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर दिख रही हैं, प्रत्येक कोण का मान 90 अंश दिख रहा है तो निश्चित तौर पर वह आयत होगा। यदि 4 की चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और प्रत्येक कोण का मान, तो निश्चित तौर पर वह वर्ग होगा, इसके सिवा और कुछ नहीं होगा। इसके बाद आपने पढ़ा होगा समांतर चतुर्भुज के बारे में। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर होती हैं तो उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज की तो ढेरों सारी विशेषताओं के बारे में आपने पढ़ा है परिमेय के रूप में। जैसे मैं एक एक इसके गुण की बात करें तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। विशेषता नंबर 1,
समांतर चतुर्भुज की बहुत सी विशेषताएं होती हैं। यदि हम विशेषता नंबर 1 की बात करें तो सबसे पहले आपने पढ़ा है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है ना, उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी आपस में, दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता की यदि हम बात करें तो इनके जो विकर्ण होते हैं ना, एक दूसरे को क्या करते हैं, परस्पर समद्वि। ये वाला जो पार्ट होगा इसके बराबर होता है, और ये वाला ऐसे मान लीजिए समान भुजाओं को समान चिन्ह से प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर मान लो इसका यदि मैं नाम दे दूं ABCD, और इसके विकर्ण मान लो एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो OB बराबर OD, OA बराबर OC। इनके किन्हीं दो क्रमागत कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। इनकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म आपस में बराबर और समांतर होता है। ये समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं होती हैं। यदि हम समचतुर्भुज की बात करें तो वह चतुर्भुज जिसकी चार की चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर तो होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण का मान 90 अंश के बराबर नहीं होता है, तो इस प्रकार की बनी हुई आकृति को हम सभी लोग समचतुर्भुज कहते हैं। ये किस प्रकार का चतुर्भुज है? समचतुर्भुज। इसकी चार की चारों भुजाएं आपस में, और इसके जो विकर्ण होते हैं ना, एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हुए समद्वि भाजित करते हैं। समलंब के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का केवल और केवल एक युग्म आपस में समांतर होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये क्या है? समलंब चतुर्भुज। कैसे पहचानते हैं? समलंब चतुर्भुज की क्या खासियत होती है? इनके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, चाहे ये वाला युग्म समांतर हो या ये वाला भी हो सकता है। वैसे इस चित्र में ये दोनों लाइनें, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के कैसी हैं, तो इसकी ये पहचान होती है। और यदि हम विषम बाहु चतुर्भुज की बात करें तो नाम ही है विषम बाहु, जिसकी कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, तो उसे हम विषम बाहु चतुर्भुज कहते हैं। इतना यदि आप जानते हैं तो वृत्त के अध्याय का कोई भी प्रश्न आपको पढ़ाया जाएगा तो निश्चित तौर पर आपके समझ में आएगा, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज की मुख्य पढ़ाई हम स्टार्ट करते हैं। कल आपने